बार एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप सभी। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 250 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। 25 से ज्यादा गाड़ियां तोड़ दी गई। विपक्षी छात्रों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में आज घायल पुलिस वालों का भी रिएक्शन सामने आया, उनका परिवार सामने आया। उन्होंने अपने दर्द को मीडिया के सामने आकर देश को बताया, जिसमें एक एसीपी की पत्नी थी, तो कोई सब इंस्पेक्टर का बेटा था, कोई पुलिस वाले की बेटी थी। सब ने 20 जुलाई की घटना को शेयर कर अपना दर्द जाहिर किया। एक वीडियो भी शेयर किया गया, पुलिस पर अटैक को दिखाया गया। घायल पुलिसकर्मी की फैमिली का कहना है कि प्रोटेस्ट में असामाजिक तत्व थे। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल एसीपी की पत्नी मीत कौर ने बताया कि 20 की रात उनके पति घर पहुंचे तो उनके शरीर पर जितने चोट के निशान थे वो उनके लिए और उनकी बेटी के लिए एक बड़ा ट्रॉमा था। घायल एसीपी की पत्नी ने कहा कि एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि उसकी फैमिली भी होती है, जो घर पर उसका इंतजार कर रही होती है। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाश आउट करने, और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। ये उनका रिएक्शन है, जो खुद भी एक जेनजी ही हैं, वो भी इस देश के बच्चे हैं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। उन्हें भी जब पेपर में लीक होता है तो पीड़ा होती होगी, लेकिन उन्हें पीड़ा इस बात की हो रही है क्योंकि उनके पिता जब प्रदर्शन को कंट्रोल करके घर लौटते हैं तो वो खून से लथपथ होते हैं, लहूलुहान होते हैं, और फिर भी ये कहा जा रहा होता है कि वही दोषी हैं। विजय जी, आज पहली बार एक ये एंगल भी सामने आ रहा है जहां पर पुलिसकर्मी का परिवार सामने आ रहा है, वो अपना दर्द बता रहा है, वो प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है। ये उसका पक्ष है। दूसरा पक्ष है, आंदोलन के दौरान भी ये जब हुआ, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, तो सब लोगों ने उसकी भी आलोचना भी की। और नहीं होना चाहिए पुलिस को लेकर कि इस तरह से बात हो। एसपी, डीएसपी और एसीपी रैंक के ऑफिसर्स के साथ भी हुआ। और भीड़ में, आंदोलन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो इस बात को कहता हूँ कि हिंसा यदि होती है और खासतौर से पुलिस के साथ हिंसा होती है तो वो आंदोलन को नुकसान पहुंचाती है। वो तो आंदोलन जल्दी खत्म हो गया, नहीं तो वैसे भी खत्म हो जाता यदि इस तरह की हिंसा हो। और पुलिसकर्मियों को भी हम अपने फैमिली की तरह से ही देखने के लिए रखना चाहिए। ये सारा जारी किया गया, इसका तो एक अलग मायने भी हो सकता है, लेकिन इसकी चिंता करनी ही चाहिए। इसमें मैं इसके साथ हूँ कि पुलिस वालों के ऊपर इस तरह का बर्ताव कोई ना करे, और सरकार को उसको देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए किया जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती। लेकिन जब पुलिस वालों के बच्चों की तकलीफ होती है तो जो बच्चे वहाँ पर प्रदर्शन में थे और उनकी जो पिटाई हुई थी, उनके साथ जो गोली चलाई गई थी, पैलेट चलाई गई थी, या लाठी से भी जिस तरह के प्रदर्शन, बहुत सारी पिक्चर्स वो वाली भी हैं, वो भी दिखाई है, तो उनकी तकलीफ भी उतनी ही है। दोनों दिखाई है सर। नहीं, मतलब उनकी भी तकलीफ उतनी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी तकलीफ को आप भूल जाएं। तो दोनों तकलीफों को किसी भी तरह से कम ज्यादा करके नहीं देख सकता मैं। ठीक है। ये हर्षवर्धन जी, इसका एक पहलू ये है कि अभी तक तो हमेशा सिविलियंस जो है वो पुलिस से प्रोटेक्शन मांगते थे, अपनी सरकार से प्रोटेक्शन मांगते थे, लेकिन अब पुलिस वालों के परिवार वाले पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे भी पक्ष को सुने, हमारा भी दर्द समझें। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है, और जो ये पूरी घटना हुई है इसको सही संदर्भों में देखा जाना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं तो छात्र आंदोलन में, छात्र राजनीति को, छात्र संघ चुनाव को बहुत नज़दीक से चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन उसके अलावा सब किया है। तो ये लाठी चल जाना, पत्थर छात्रों का फेंक देना, इसमें हम लोग खुद भी शामिल हैं, सब होता है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये कोई ऐसी घटना भी नहीं है।
पत्थर किसी को लगेगा तो चोट लग सकती है, लाठी किसी को लगेगी तो चोट लग सकती है। उसके बाद इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो निजी दुश्मनी के तौर पर देखा जाए, निजी दुश्मनी के तौर पर होता भी नहीं। लेकिन पहली बार किसी आंदोलन में हुआ है। ये तो हमने सुना होगा कि पत्थरबाजी के बाद, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं उनके घर पर पुलिस पहुंच गई। पहली बार हुआ है कि बाकायदा पुलिस वालों का एड्रेस सार्वजनिक किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री। ये प्रोटेस्ट नहीं था। अच्छा, पुलिस वालों का एड्रेस पुलिस वालों का एड्रेस बाकायदा इसको इंस्टा रील पर उसको सार्वजनिक किया गया। पहली बार हुआ है कि पुलिस को घेर कर लिंच कर देने की कोशिश हो गई। मॉब लिंचिंग हम लोगों ने बहुत सुनी होगी। पुलिस कई बार पकड़ लेती है तो मारती भी है, लेकिन पुलिस भी अगर मान लीजिए कि भीड़ को दौड़ा रही है तो सामने आ गए तो लाठियां पड़ती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत से लोगों के बीच में एक दो बच्चे फंस जाएं तो फिर डंडा पटक के भगा देते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि उसको चारों तरफ से घेर के मारे। लेकिन हमने इस आंदोलन में देखा कि पुलिस वालों को उन अराजकों की भीड़ ने घेर कर मारा। यह भी हमने देखा कि अच्छा खासा पुलिस वाला चला जा रहा है, बड़े मॉब के तौर पर है, और अचानक जिसको देशज में कहते हैं कि लत्ती मारी, पुलिस वाला गिरा आरएएफ वाला और उसके ऊपर सब टूट पड़े। ये सब वीडियोज हमने देखे। क्या उनके परिवार वालों को अपना दर्द कहने का भी अधिकार नहीं? और उस बच्ची ने जो कहा, वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो छात्रा है, उसने जो एक लाइन कही वो देश के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए, और वो जनजी ही है। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारे पापा को ही अपराधी बनाया जा रहा है। आप इसको समझिए। जो बच्चे घायल हुए, जिन बच्चों को चोट लगी, जिन पुलिस वालों को चोट लगी, जिन मीडिया कर्मियों को चोट लगी, वो सब एक बराबर देखे जाने चाहिए ना। लेकिन ये कौन सा नियम कानून होगा कि हम तुमको गाली देंगे, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कहेंगे, और जब हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम विक्टिम कार्ड पे करने आ जाएंगे। इस आंदोलन में अभी कुछ एफआईआर हुई है, अभी सुन रहा हूं मैं कि उसको लेकर भी आंदोलन करने की तैयारी, हालांकि टेस्ट कर लेना चाहिए इस पे भी जरा, क्योंकि छात्र अपने मुद्दे पर आए थे, इस तरह की बेहूदगी के साथ नहीं आए। कुछ लड़कियां जो सबसे अभद्र भाषा शब्दावली का उपयोग करती आई, वो क्या थी? किसी का ब्यूटी पार्लर चलता था, कोई रील इन्फ्लुएंसर थी, किसी का कोई दूसरे तरह का समूह था। वो लोग क्या करने गए थे? वो बाकायदा वहां गए, उनको अपने रील के लिए कंटेंट बनाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां बहन की गालियां देनी थी, जितने स्त्री अंगों को लक्षित करके जितनी भद्दी भद्दी गालियां दी जा सकती हैं वो देना था। और तो और वो सामूहिक तौर पर उसको यूं उल्लास में, उसका एक तरह से कहें कि उत्सव जैसा मना रहे थे, जैसे वो गालियां बड़ी अच्छी हों। और कमाल की बात कि उसके पक्ष में पत्रकारों से लेकर सब लोग क्यों आ गए? क्योंकि उनको लगा ये तो इन्फ्लुएंसर हैं, तो रीच वाले लोग हैं, तो लाइक व्यूज मिलेगा। आप इस आंदोलन को, मतलब मैं बार बार कई दिनों से कह रहा हूं, जब से इसको देख रहा हूं, कई परतों का आंदोलन है। फिर मैं कह रहा हूं, छात्र इसके साथ खड़े हुए, जेन्युइन मुद्दा था, सरकार को झुकना पड़ा, वेरी गुड। लेकिन ये तिलचट्टे, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। हमारे नौजवानों के ये गंदी भद्दी शब्दावली का उपयोग करने वाले लड़के लड़कियां, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। पुलिस को घेर कर मारने वाले, ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। और अगर किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के परिवार के किसी व्यक्ति को चोट लगी तो अपना अधिकार है, उसका उपयोग कर रहा है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि हिंसा का जो भी शिकार हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जब पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो फिर पैलेट गन इस्तेमाल करने वाले गृह मंत्री पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? टारगेट गृह मंत्री हैं कि वैसे भी समीर जी चर्चा यही चल रही थी ना कि पहला विकेट धर्मेंद्र प्रधान, फिर पैलेट गन के मसले पर अब अमित शाह इनका अगला टारगेट है। लेकिन सच्चाई बड़ी है कि पार्लियामेंट की बाउंड्री वॉल तक प्रदर्शनकारी पहुंच गए, पुलिस उन्हें खदेड़ती नहीं, लाठी नहीं चलाती, बल का प्रयोग नहीं करती, तो फिर क्या करती? मैं गन की बात नहीं कर रही हूं यहां पर, उस पर तो पूरी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मैं तो ये भी मांग करती हूँ। समीर जी पहले जी। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस ने हर संभव कोशिश की इस आंदोलन के दौरान कि किसी भी तरीके से लाठीचार्ज की नौबत ना आए, आंसू गैस छोड़ने की नौबत ना आए। पुलिस ने पूरा धैर्य और संयम का परिचय दिया। लेकिन जब पुलिस को लगा कि अब मामला हाथ से निकल रहा है, ये छात्र के रूप में जिसमें जो हिंसक तत्व है वो पार्लियामेंट में घुस सकते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं या कोई बड़ा उपद्रव खड़ा कर सकते हैं, तब अंतिम विकल्प के रूप में पुलिस ने, मुझे लगता है, लाठीचार्ज का
आंसू गैस का इस्तेमाल किया होगा। और उसके बाद जिस तरीके से मुझे लगता है कि जिस तरीके से पुलिस वालों को पीटा गया, बाद में 150 पुलिस वाले घायल हुए, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस की वर्दी पर इस तरीके से हमला करना। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि पुलिस हर जगह पिटाई होती है। वकीलों के साथ कुछ होगा तो वकील दौड़ा दौड़ा के पुलिस को मारेंगे। कितना वकीलों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा था। जब राजनीतिक दल रैली निकालते हैं तब पुलिस वालों को मारते हैं, फिर वो भारतीय जनता पार्टी की रैली हो या कांग्रेस की रैली हो। जब एक छुटभैया नेता थाने में जाके एसआई को थप्पड़ मार देता है और ये कह देता है कि 1 मिनट में तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा, तब भी बेटी का ये आंसू आने चाहिए कि एक छुटभैया नेता ने मेरे पिता को आके थाने में आते ही होंगे, पहली बार सामने आ रही है। मुझे लग रहा है कि हर समय आना चाहिए और ये पुलिस प्रशासन के लिए, गृह मंत्रालय को और समाज को देखना चाहिए कि जो पुलिस दिन रात काम करती है, 18-18 घंटे काम करती है, उनको कोई वीकली ऑफ नहीं है। बड़ी ठंड में, बड़ी धूप में, गर्मी में, बारिश में जो लगातार अपनी सेवा और अपनी लोगों की सुरक्षा के लिए जमीन पर रहती है, उसका सम्मान तो सबका करना चाहिए। वो छात्र नेता हो, वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, वो चाहे पुलिस अधिकारी हो, मुझे लगता है कि उनका सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन चूंकि पुलिस के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, पुलिस हड़ताल नहीं कर सकती, पुलिस संगठित नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे आसान पुलिस पर हमला होता है। क्योंकि पुलिस पे हमला करा तो पुलिस इकट्ठी हो सकती है, फिर ऐसी स्थिति में उनके परिवार के लोग आगे आके बताते कि भाई हम भी, हमारे पिता, हमारे पति पुलिस में सेवा कर रहे हैं, उन पर किस तरीके से अन्याय हो रहा है। पुलिस वाला खुद तो अपनी बात नहीं कह सकता ना, वो घायल है, वो अपनी सर्विस से बंधा हुआ है, उसके रूल्स और रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि वो किसी तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं कर सकता। तो उसकी बात सिर्फ घर वाले उठा रहे और मुझे लग रहा है कि ये सुनना चाहिए। लेकिन जब ऐसा व्यक्ति घायल होता है तो नड्डा साहब तो छात्र नेताओं से बात करने जाते हैं, तो उनके घर पे भी जाना चाहिए। ऐसे पुलिस वालों को जो घायल हो गए, उनके घर पे जाके भी उनका हालचाल पूछना चाहिए। वो भी उनके घर वालों को अच्छा लगेगा कि बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री हमारे घर आके हमारे पिता का हालचाल पूछ रहे हैं। मुझे लगता है वो भी सरकार को देखना चाहिए और पुलिस का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। पुलिस अंतिम विकल्प के रूप में अब लाठीचार्ज या बिल्कुल ठीक बात है, सबसे आखिरी विकल्प होता है पुलिस उनका। बचने की कोशिश करती है और छात्रों को और युवाओं को तो पुलिस सर मेरे पास तो कुछ सोर्सेस से जानकारी ये भी है, सर मेरे पास तो कुछ सोर्सेस से जानकारी ये भी है कि जो सीआरपीएफ बल वहां पे आरपीएफ वगैरह ये तैनात था, उनके पास तो ऑर्डर ये था और उनका भी मन यही था कि छात्र हैं, ये बच्चे हैं, इनके ऊपर हमें बल का प्रयोग नहीं करना है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं सीआरपीएफ के डीजी को वाकई प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने फोर्स के मनोबल के लिए कहा कि यदि कुछ भी हुआ है, यदि आपने ऑनेस्टी से ड्यूटी किया है, यदि उसमें लाठी भी चली है, पैलेट गन भी चला है, ये उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उनके कहने का आशय यही था, हम आपके साथ हैं, हम उसका ओनरशिप हम लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए कि अपने अंदर, अपने मातहत काम करने वाले जो सुरक्षा नहीं सर, आपको कर्मी इसे हैं, क्लियर करना होगा। पैलेट गन भी चली तो हम आपके साथ हैं। बिल्कुल उन्होंने कहा एक ढंग से, एक मिनट, उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आनंद सिंह सीआरपीएफ के डीजी है, उन्होंने कहा कि जो भी हमारी फोर्सेज ने किया है उसके लीडर के तौर पर उसमें सब वो इंक्लूडेड है। अच्छी बात समझता हूं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, कम से कम उन्होंने जिम्मेदारी ली। और ये फोर्स के अधिकारी की जिम्मेदारी भी यही होती है, नेता का मतलब ही यही होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब अच्छी बात हो तो उसका ओनरशिप आपके पास जाए और जब कोई बुरी घटना घट जाए तो अब आप अपने सारी चीजें सबऑर्डिनेट पर डाल करके आप किनारे लग जाएं। तो सबसे पहले ये बात। दूसरी बात, जब लोग ये तुलना करने लगता है कि भाई छात्रों का आंदोलन था, पुलिस ने पिटाई की, तो पुलिस ने तो परमिशन नहीं दे रखा था जाने के लिए। पुलिस ने बार बार सीजेपी के नेताओं को 8 बार उनको कहा, रिटेन में कहा कि आप परमिशन ले लीजिए, किन कैसे कैसे जाएंगे आप, क्या। जब भी ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो कम से कम इतनी पता होता है, पुलिस को जानकारी में होती है कि कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते हैं। इसकी जानकारी लगभग मोटा मोटी आती है प्रदर्शन के दौरान। एनी हाउ, हम लोगों ने तो रैली वो भी देखी है, राम मंदिर के मुद्दे पर रैली 3.5 लाख थे लोग। किसी ने जाकर के एक कोई पत्थर भी नहीं फेंका, किसी ने तोड़ा भी नहीं। वो तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं पहले दिन से कहता हूं, क्या पुलिस का ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या? क्या इन सिर्फ छात्रों का ह्यूमन राइट्स है? क्या आर्म फोर्सेस का ह्यूमन राइट्स नहीं होती है क्या? कई बार
आप सवाल होता है आपने गोली यहां क्यों चलाई, आपने गोली आपको जांघ पर क्यों नहीं चलाना चाहिए था। जहां दंदनाती गोलियां सर से होकर के गुजर रही हैं, आप फोर्स से आप चाहते हैं कि वो गोली जो है वो निशाने लेकर के छाती पर नहीं मारे, यहीं पर मारे। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि पेलेट गन ने चलाया वो, ये चलाया वो। मैं लाठी यदि चलाने की मजबूरी यदि हुई तो इसलिए हुई कि ये अराजक छात्र जाकर के संसद के दीवार तक पहुंच गए थे। उसका वीडियो आ चुका है, हमने दिखाया संसद के वीडियो। दीवार के पास आप खड़ा हो जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि वो संसद के अंदर घुस जाते और जो नेपाल और बांग्लादेश में करने की राहुल गांधी की इच्छा थी वैसा ही कुछ हो जाता, तब आप जाकर के मानते? इसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो नेपाल और भारत की तरह, यदि सीजेपी का छात्र नेता ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते, आपने तो हमको वादा किया था, तो क्या सरकार ने यह वादा किया था कि जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो बदमाश हैं, जो मर्डरर के चार्जेज जिन पर हैं, वो सब भी यदि उसमें अपराध में शामिल है और उनमें तो एक मंच पर बैठा हुआ था, उसको भी छोड़ दिया जाए? इसका मतलब है कि आपकी मनसा गंदी है, आपकी हरकतें गंदी है, आपका इंटेंशन छात्रों का नहीं है। आपको लड़ना इस सिस्टम से लड़ना चाहते हैं, इस सरकार से लड़ने की मनसा है इस सीजीपी का। आप ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, सीजीपी का आंदोलन तो छात्रों के नाम पर किया हुआ आंदोलन है। जो इस सरकार से लड़ना चाहती है उसका इस मुद्दे से लेना देना बहुत कम है। मैं सीजेपी और छात्रों के आंदोलन को अलग अलग तरह से देखती हूं। छात्रों का एक विषय था जिसे सीजेपी ने सही समय पर पिक किया, प्रदर्शन शुरू हुआ, उसका अल्टीमेट गोल जो था वो छात्रों को हासिल हुआ, अब उसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो तस्वीर थी ये अच्छी तस्वीर नहीं थी। छात्रों का पिटना भी अच्छा नहीं था, पुलिस वालों का भी पिटना बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक रक्षक की जो भूमिका होती है उसकी वो गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन जैसा समीर जी आपने कहा, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि जो भी होता है पुलिस वालों के सामने, वही पुलिस वालों के साथ इस तरह की अगर हरकतें कर रहा है तो जो मांग बच्चे कर रहे हैं कि भाई प्रोटेक्शन हमारे परिवार को भी मिलना चाहिए, उनकी एड्रेसेस लीक नहीं होने चाहिए, ये मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन सांसद क्या सुनेंगे? क्या कोई कानून लेकर आएंगे? प्रोटेक्टर्स के लिए क्या प्रोटेक्शन होगा? अगली खबर आपको बता दूं, संसद में अगले सप्ताह टीएमसी को लेकर भी संग्राम बढ़ने वाला है। इस सप्ताह एनडीए सांसदों की दूसरी बैठक के दौरान टीएमसी के बागी सांसद भी पहुंचे थे। ममता गुट ने उन पर गद्दारी का आरोप और तेज कर दिया। कल ही ममता गुट के सांसद कल्याण बनर्जी टीएमसी के 20 बागियों की तस्वीर वाला बैनर अपने शरीर पर लटकाकर संसद पहुंचे थे। इस दौरान उनकी कांग्रेस सांसदों के साथ हंसी मजाक वाली बातचीत भी हुई, आपने शो में भी देखी होगी। बागियों के एनडीए कैंप में जाने के बाद ममता का गुट विपक्षी गठबंधन के और करीब आ गया है। ममता के सांसद राहुल गांधी के हर कदम का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर अगले सप्ताह टीएमसी के सांसद बागियों का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं तो पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ नजर आएगा। अब अगले हफ्ते टीएमसी की भी बारी है हर्षवर्धन जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और उसका भी एक ट्रेलर है जो कल ही दिखाई दे गया था। नहीं, खैर वो ट्रेलर तो थोड़ा दूसरा ही था। उस ट्रेलर में तो प्रियंका जी का ऐसा अपमान हो गया था, कांग्रेस का अपमान हो गया था, प्रियंका जी का अपमान हो गया था, और कल्याण बनर्जी नहीं, पोस्टर तो था ना सर उस ट्रेलर में। लेकिन ट्रेलर में पोस्टर तो जैसे कई बार होता है ना, किसी विषय पर फिल्म बनाई जाए और उस विषय को छोड़कर, हाँ वो बिल्कुल देखिए विजय जी ने थंबनेल अलग था, थंबनेल अलग था, कहानी अलग थी। तो पोस्टर तो थंबनेल था, कहानी अंदर कांग्रेस के अपमान की थी। लेकिन ये तो होना है भाई, किसी भी पार्टी से 20 सांसद सीधे सीधे टूटकर चले जाएं तो वो तो लड़ाई होगी। अब सवाल ये है कि उस लड़ाई को आप सदन में कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि वहां तो सीधे सीधे जो संख्या बल होता है, जो बहुमत होता है, उसको तोड़कर चले गए। अब दूसरा ये है कि आप इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में जाएं और पार्टी वाला मसला लड़ें, जो एनसीपीआई वाला मसला है, जो टीएमसी से एनसीपीआई गए और कैसे गए। अब उस लड़ाई को तो कितना समय लगता है, उसमें तो हो सकता है कि 29 पार ही हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी कई ऐसे फैसले आते हैं ना जिसमें, जैसे मनमोहन सिंह जी जब नहीं रहे तो जाहिर है कि उनका केस क्लोज हो ही जाएगा। तो अब लोग कह रहे हैं कि क्लीन चिट मिल गई। तो ये ऐसे ही होता है, मतलब कई बार लंबे समय तक केस चलता है। नहीं, जब नहीं रहे तो उसमें क्लीन चिट, केस क्लोज हो गया, क्लीन चिट ही हो जाती है, फिर कहां वो रह जाता है। तो मूल मुद्दा क्या है कि क्या ये लड़ाई कोई ऐसी करने की स्थिति में है, क्योंकि सांसद तो बाकायदा दूसरी तरफ चले गए, हमने उनको दूसरी तरफ बैठते हुए भी देखा, पार्टी से बाकायदा उनकी संबद्धता हो गई, और अभी तक फिलहाल तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी वाली तृणमूल कांग्रेस न वो ऋतव्रत का कुछ कर पाई है,
न वो काकोली घोष दस्तीदार का कुछ कर पाई है। तो अंतिम बचता क्या है? पोस्टर लगाकर चीखना, चिल्लाना और उसमें प्रियंका जी को ही अपमानित कर देना। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है। बस ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा सबमिशन ये है कि कहानी कुर्सी की के थंबनेल में जो लिखा होगा वही कहानी अंदर भी होगी।